से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पेज नंबर 16 से मैंने भेजा है आपको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले a system made up of nerve cells is called a nervous system. The coordination in simple multicellular animals takes place through nervous system only. A system made up of nerve cells, तो एक ऐसा सिस्टम जो कि नर्व सेल से मिलकर बना है उसको हम नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली। तो जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। उनका कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारा जो जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है। फॉर एग्जांपल कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोऑर्डिनेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमें ये दिखाई दिया कि सामने से एक खतरा चला आ रहा है। खतरा क्या है कि सामने से एक खतरनाक कुत्ता हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जान बचाकर भागेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो हमारे दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा ये अगर आ गया तो ये तेरा बुरा हाल कर देगा, तो यहाँ से भाग जा, ठीक है। तो अब सोचिए कि दिमाग ने तो हमको ये इंस्ट्रक्शन दी कि भाई भाग जाओ यहाँ से, और हमने उसके कुत्ते के सामने खड़े होकर डांस करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिमाग कुछ कह रहा है, मसल्स को इंस्ट्रक्शन दी है भागने की और हमने डांस शुरू कर दिया। अब वो कुत्ता भी कंफ्यूज हो गया कि इसको काटूं या क्या करूं, ये तो पागल लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ये है कि जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन माइंड आपको दे मसल्स को वैसा ही बिहेव करना चाहिए। कोई अगर क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सामने से अगर बॉल आ रही है तो उसको दिखाई दे रहा है कि वो जिस भी तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड, जिस तरफ भी बॉल आ रही है तो वो जो क्रिकेटर है वो उस पर शॉट मारेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बॉल पकड़ कर और अपने ही विकेट में जाकर आउट कर देगा खुद को। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो कुल मिलाकर ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मसल्स के बीच में वो बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं जैसे द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। हायर एनिमल्स क्या होगा, हम लोग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है कि जिनकी ना रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, तो जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये सीधा का सीधा जो है ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ठीक। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हायर एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब वो जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये जो हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है और साथ साथ हार्मोनल सिस्टम के थ्रू भी होता है। हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है। जैसे मैंने आपको कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है ना, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, स्टमक है, स्टमक के ठीक ऊपर चिपका हुआ होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का ये होता है कि बॉडी में जो शुगर है, शुगर यानी कि जो बॉडी में जो शुगर है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। जो हम लोग शुगर खाते हैं, जो चीनी खाते हैं ना, वो चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है C12H22O11, ये होता है। और जो ग्लूकोज है उसका होता है C6H12O6, ठीक। ये ग्लूकोज का होता है। तो बॉडी में जो शुगर है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। अच्छा, अगर शुगर लेवल डाउन हो जाए बॉडी का, कि जितना एक पर्टिकुलर लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, तो आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी वो शुगर से ही यानी कि ग्लूकोज से ही कन्वर्ट होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बॉडी में जो हम काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अब मैं हाथ ऐसे 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 कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी इस तरह से आ रही है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज था,
ग्लूकोज कहाँ से आया? जो भी हम खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी चावल जो भी हम खाते हैं, तो उससे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है वो जो भी चीज़ हम खाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें कन्वर्ट होता है। अब अगर मान लीजिए ग्लूकोज ही नहीं रहा तो एटीपी कहाँ से बनेगा? और जब एटीपी नहीं बनेगा तो फिर हमारी बॉडी जो है वो काम कैसे कर पाएगी? हम थका हुआ फील करेंगे, इनफैक्ट अगर ज़्यादा ही लेवल कम हो गया तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर कभी भी कोई आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, फेंट हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा प्रोसीजर है, कोई ये थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं पानी के छींटे मारो, पहले इसको दाल रोटी खिलाओ, फिर 5-6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो कि नहीं नहीं जगा रहे बैठा रहे, अभी बॉडी के सिस्टम को वर्क करने दे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो ग्लूकोज चढ़ाएंगे बॉडी के अंदर, ताकि ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो। एटीपी में कन्वर्ट हो तो इंसान में इतनी तो जान आ जाए कि वो बैठ जाए, नहीं तो वो खाना खा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है जब बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज शुगर लेवल मेंटेन करता है कि अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो थोड़ी सी शुगर रिलीज कर देगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अगर हमको भूख लग रही है और तो बस ये खाना मिल जाए, बस फटाफट खाना मिल जाए, नहीं मिला तो मैं गया बस, ऐसा थोड़ी है भाई। अगर स्कूल में आपको भूख लग रही है तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और भगवान ने ऐसा सिस्टम तो बनाया है ना कि 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक आप जीवित रहोगे, नहीं तो पता चला वो खाना नहीं मिला जी, वो निपट गया। ठीक है, वो उसको नाश्ता नहीं मिला, वो वहाँ चक्कर खा के बेहोश हो गया। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा तो टाइम मिलता है। तो वो थोड़ा टाइम क्यों मिलता है? क्योंकि पेनक्रियाज जो है उसके पास एडिशनल ग्लूकोज होता है, वो रिजर्व में बचा कर रखता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो रिलीज करता रहता है उसको। जब रिलीज करता है तो इंसान को आप देखिए भूख लगी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भूख लगी, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं अब नहीं लग रही, अब सब ठीक है ना। वो और बात है 2 घंटे बाद फिर और ज़बरदस्त तेज़ी से लगती है। ठीक है, तो ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बाजू में एक और छोटा सा ना ग्लैंड होता है। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज करना। हार्मोन जैसे यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अभी सामने गुलाब जामुन रखा हो तो अपने आप मुंह में पानी आ जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करती हैं? वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको देखा और देखते ही सलाइवा सिक्रीट हो गया। तो ये क्या है? ये है कि आपने उस चीज़ को देखा तो देखते ही आपके मन में ये आ गया कि यार ये तो बहुत मीठा है, इसको तो मीठा तो मेरा फेवरेट है, मुझे तो खाना है। ठीक है, खाना है तो बॉडी अपना काम शुरू कर देगी। अरे भाई मीठा खाने वाला है तू, बॉडी को तो समझ में आ गया, ग्लैंड्स को समझ में आया तू मीठा खाने वाला है। ठीक है, तो भाई एडिशनल सलाइवा की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मीठे को डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो एडिशनल सलाइवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लैंड्स ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम तब है, मुंह में पानी आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप अपनी फेवरेट चीज़ को देख भी रहे हो और आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। तब समझिए कि ग्लैंड्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज के ऊपर बाजू में एक छोटा सा ना एड्रीनालाइन ग्लैंड होता है। एड्रीनालाइन का मतलब होता है, सुना होगा कार्स में, स्पोर्ट्स बाइक्स में एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है द बाइक विद एन एड्रीनालाइन रश। एड्रीनालाइन रश का मतलब इसके अंदर जोश है। जोश है मतलब ये बहुत तेज़ी से उड़ जाएगी। ठीक है, गड्ढा भी आ जाए तो भी उड़ जाएगी, राजनगर एक्सटेंशन की रोड पे भी हवा की तरह जाएगी। तो वो जो एड्रीनालाइन है, एड्रीनालाइन किस चीज़ के लिए है? वो जोश के लिए है। ठीक है, अब अगर आप नींद में हो, भयंकर अभी आँख मलते हुए आए हो और आपको छिपकली से डर लगता है, छिपकली दिखाई दे गई, तब भी भागोगे ना, चिल्ला के भागो भाई छिपकली आ गई। तो वो भागोगे, क्यों भागोगे? वो जो एड्रीनालाइन ग्लैंड है जो पेनक्रियाज के बाजू में स्टमक के ऊपर चिपका हुआ छोटा सा, उसने एड्रीनालाइन हार्मोन रिलीज कर दिया। हार्मोन के बदले में भी इंसान जो है वो वर्क करता है। तो 2 तरीके से काम करेगी बॉडी एनिमल्स की। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए। 2 तरीके से काम करेगी। एक तो काम करेगी नर्वस सिस्टम के हिसाब से। दिमाग ने कहा कि बेटा पेपर आ रहे हैं, अब तो पढ़ना शुरू कर दे, तो फिर आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम है, धीरे धीरे इंडिकेट करता है। जैसे आते ही आज तुमने बताया सर 17 तारीख से पेपर आ रहे हैं, तो ये आपका नर्वस सिस्टम आपकी सीरियसनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हार्मोनल सिस्टम। तो हार्मोनल सिस्टम थ्रू आउट द डे अदर मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब एक्टिविटीज़ में हार्मोनल सिस्टम तो काम करता ही है। तो देयर आर इसके बाद हाँ, उसके बाद फेंट इसी वजह से हो जाते हैं कि भाई ग्लूकोज का जो लेवल है वो डाउन हो गया। ठीक है ना, इस वजह से। तो आपने नोटिस करा होगा कि कोई खिलाड़ी है, तो वो ये कोशिश करता है कि खाना खाने से पहले वो आलू के पराठे खा के नहीं जाएगा। खाना कह रहा हूँ, खेलने से पहले वो आलू के पराठे नहीं खाएगा। वो खेलने से पहले क्या करेगा? वो ग्लूकोज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ जिससे उसका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, है ना, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। तो वो ग्लूकोज वाली चीज़ है, जैसा भी उनको
जो उनके स्पोर्ट्स कोच हैं, जैसा भी उनको सजेस्ट करते हैं वो वैसी चीज़ें करेंगे। तो वो इसी चीज़ के लिए कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जलेबी खा के जा रहे हैं उससे पहले, उससे क्या है ना, उससे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में ना 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स हैं। पहली तो हमारी आइज़ खतरा देख लेती है, ठीक है। आइज़ ने देखा यार बादल आ रहे हैं तो छतरी लेकर जानी चाहिए, ठीक है, तो सेंस किया ना कि बादल आ रहे हैं, बरसात हो सकती है, ठीक है। अभी तुमने भी देखा होगा, छतरी लेकर आए हो, तुम्हारी है। उसके बाद ईयर्स जो हैं, ईयर्स ने कुछ सुना जैसे मतलब आप बदमाशी कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मेरा मतलब बदमोशी, हाँ, है ना, बदमोशी कर रहे थे, तो आपको लगा कि मैं बदमोशी लगातार करता जा रहा हूँ लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मम्मी पापा तो लगातार अपने जो एक ऑर्गन है ना, आइज़ वाला जो ऑर्गन है, वो उससे ऑब्जर्व कर रहे थे लगातार, ठीक है। तो फिर आपने सुना, ऐसे ही आप गुजरते हुए जा रहे थे, ऐसे ही डांस करते हुए, क्यों? क्योंकि बदमोशी मोड ऑन थी, है ना, तो आप जा रहे थे, तो उधर से सुन लिया, मम्मी पापा बात कर रहे थे कि इसकी ना बदमोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसकी बदमोशी का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी जो है आपको सुनाई दिया, ये आपके कान जो है सेंस कर रहे थे, तभी आपको सुनाई दिया कि नहीं आज इसको आज इसे आने दो, आज इसे खुराक दूंगा मैं, ठीक है। तो अब आपके कानों ने सुन ली वो बात, कानों ने सुन ली, तो इसका मतलब कान क्या है, वो सेंस कर रहे हैं ना, वो सेंस कर रहे हैं। तो अब आपने उसी हिसाब से बिहेव करना शुरू कर दिया कि नहीं अब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और आपने उल्टी सीधी हरकतें करनी बंद कर दी, तो क्या हुआ कि ये जो सेंसरी ऑर्गन है इसने भी आपको बचाने का काम करा एक तरह से। नोज़ जो है सूंघ लेती है दूर से ही कोई भी चीज़ है, ठीक है। स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है, कह रहे भाई सब लगता है कोई सब्जी वगैरह रखी हो जल गई, तो आप जाकर उसको बंद करेंगे। टंग भी सेंस करती है किसी भी चीज़ को, भाई हल्का सा किसी भी चीज़ को आपने जीभ पर रखा तो आपको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है। और 5वां है स्किन। तो स्किन क्या है कि स्किन भी किसी भी चीज़ को सेंस कर लेती है, एटलीस्ट थर्मल जो स्टेट है किसी भी चीज़ की, मतलब कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, उस चीज़ को सेंस कर लेती है। जैसे किसी ने पिंच उड़ा दी साइड से, है ना, तो अगला कूद जाता है, जैसे वो कूदी अभी, तो इस तरीके से जो है ये स्किन करती है इस काम को। अब बात करते हैं रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर का मतलब होता है, देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो सिग्नल पहुंचाता है, और एक होता है रिसीवर जो किसी चीज़ को रिसीव करता है। तो रिसेप्टर का मतलब क्या है कि जो सिग्नल को रिसीव करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर ना 2 तरीके की चीज़ें होंगी बायो में। जैसे हम मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं कि अच्छा मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, उधर से कुछ सुन रहा है, हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने इधर से हेलो बोला तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। उधर से किसी ने सुना तो वो क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो एक चीज़ भेजी जा रही है यानी कि ट्रांसमिट, एक चीज़ रिसीव करी जा रही है। बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में होता है स्टिमुलेटर और रिसेप्टर। स्टिमुलेटर मतलब कोई चीज़, किसी ने किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर दिया, बढ़ावा दे दिया, किसी चीज़ को बढ़ा दिया। और रिसेप्टर मतलब हमने किसी चीज़ को सेंस करा, किसी भी चीज़ के थ्रू हमने सेंस करा, ठीक है। तो a receptor is a cell or group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus or a particular type of change in the environment such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. तो जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर अलग अलग चीज़ को सेंस कर लेता है। अलग अलग चीज़ को कैसे सेंस करेगा? फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, आप स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। गर्मी बढ़ती जा रही है, आप स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, तो अब पसीना आना शुरू हो गया। यार मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे पसीना क्या, ओ ये तो गर्मी बढ़ रही है। तो आपकी स्किन ने आपको इंडिकेट करा कि भाई मैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुझे पसीना बहाना पड़ रहा है, तो कर क्या रहा है, ये स्वेटर क्यों पहना है, उतार और फेंक इसको। तो फिर आप स्वेटर उतारते हैं धीरे धीरे, जब ट्रांजिशन होता है मौसम का, जब सर्दी से हम गर्मी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो स्किन है वो टेम्परेचर को सेंस करती है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के टाइप देखेंगे। पहला है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है? फोटो का मतलब जो है ना, वो फोटो वो नहीं होती वो जो सेल्फी आप लेते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है साइंस के टर्म्स में। तो फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट, दे आर प्रेजेंट इन आइज। तो फोटो रिसेप्टर जो है ना, वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, हम कान से तो देखेंगे नहीं, आंखों से ही देखेंगे। तो फोटो रिसेप्टर तो आइज में मौजूद होते हैं। तो अब देखिएगा, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर जो है, दिस इज रिलेटेड टू फोन, आप समझ गए, सुनने से रिलेटेड होता है ये। तो फोनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट साउंड, दे आर प्रेजेंट इन
इन अवर ईयर्स। तो जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कानों के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वो उसमें नियर गलत लिखा हुआ है, इन अवर ईयर्स होना चाहिए। नोट्स में लिखा है इन अवर, इन नियर ईयर्स, नियर नहीं है, अवर है। उसके बाद थर्ड देखिए ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ओल फैक्ट्री हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में करा था, जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। तो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, दे आर प्रेजेंट इन नोज। तो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो हमारी ना नाक के अंदर, नोज में मौजूद होते हैं। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, दे आर प्रेजेंट इन टंग। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारी टंग में होते हैं मौजूद। फिफ्थ है थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट हीट और कोल्ड, दे आर प्रेजेंट इन स्किन। तो थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो हीट और कोल्ड को सेंस करते हैं, वो हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके के रिसेप्टर हैं, ये सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले भी बता दें। प्रियांशी, लवनीश, स्पर्श, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी। ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई। स्टिमुलस जो होता है ना, स्टिमुलस मतलब किसी चीज़ को भड़का देना, ठीक है, स्टिमुलस। तो ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म होता है स्टिमुलाई, जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ऐसे स्टिमुलस का स्टिमुलाई। तो ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड सेंड द मैसेज conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulses through the sensory nerves, ठीक है। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पर भेजते हैं, वो किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के बाद में। फॉर एग्जांपल, हमने एक नींबू की एक छोटी सी ड्रॉप को अपनी जीभ पर रखा और हमको लगा अरे बड़ा खट्टा है, हमारी आंखें भी बंद हो गई, इतना खट्टा था, ठीक है। तो वो जो सिग्नल है कि ये खट्टा है, वो सिग्नल कहाँ पहुँचा, वो रिसेप्टर ने यानी कि हमारी टंग ने उस सिग्नल को सीधा हमारे ब्रेन के पास भेज दिया, ठीक है। तो ब्रेन ने इंडिकेट कर दिया कि भाई ठीक है, तू ये खट्टा है पर तू इतना खट्टा झेल नहीं पाएगा, अब और मत लेना, ठीक है। तो ये काम ना बड़ी जल्दी होता है, और ये इतनी जल्दी होता है कि हम कह देते हैं एकदम से उसको टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 मेरे बस की नहीं है इसको खाना, है ना, इसको हटा दो अलग, ठीक। ऐसे ही कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए हमने किसी हॉट प्लेट को छू लिया एकदम से, तो अचानक से हमारी स्किन जो है वो इंतज़ार नहीं करेगी कि ब्रेन के पास से सिग्नल आएगा, ठीक है। तब ब्रेन समझाएगा बेटा हाथ जल रहा है ना, स्किन जल जाएगी, हटा ले हटा ले हटा ले। ऐसे सिग्नल नहीं आने वाला धीरे धीरे करके गूंजता हुआ, नहीं। वो क्या होगा, एकदम से ही हो जाता है ये काम, ये सडनली होता है। तो इतनी स्पीड से होता है ये काम कि सिग्नल गया ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस इंस्ट्रक्शन भी आ गई आपकी मसल्स के पास कि मसल्स को खींच लो पीछे, नहीं तो हाथ जलने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी से हो जाता है ये काम। तो ये जो सिग्नल जाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इधर मैंने स्विच ऑन करा, इधर लाइट जल गई, इधर मैंने स्विच ऑन करा, पंखा चालू हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की स्पीड से ये सिग्नल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही होती हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही होती हैं। आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो करता है, हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे आयंस फ्लो करते हैं, और आयंस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ही सिग्नल ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से फटाफट वो उसी स्पीड से वापस आ जाता है, ताकि हमारी बॉडी उस चीज़ से बचकर कोई ना कोई एक्शन ले सके। अब देखें व्हाट इज़ एन इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? एन इफेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। एन इफेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। इफेक्टर क्या है? ये बॉडी का एक पार्ट होता है जो कि स्टिमुलस के बदले में रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलस के बदले में रिस्पॉन्ड देता है। जैसे हमारी आइज़ ने देखा कि खतरनाक कुत्ता हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो इफेक्टर क्या होगा? हमारे पैरों की मसल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों की मसल्स तुरंत एक्टिव मोड में आ जाएंगी, पैर में दर्द भी होगा तब भी भागेंगे हम पूरी तरह से, ठीक है ना। तो वो इफेक्टर है। स्टिमुलाई के बदले में हमारी बॉडी का जो भी पार्ट इफेक्टिवली रिस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस भेजे कि भाई आपको ऐसे एक्ट करना है, तो इफेक्टर यानी कि हमारी बॉडी की जिस मसल ने काम करना शुरू करा वही मसल इफेक्टर कहलाती है। द इफेक्टर्स आर मेनली द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। तो इफेक्टर्स जो हैं वो मेनली क्या होते हैं? मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स और हमारी बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स, यही इफेक्टर होते हैं,
अब आगे चलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अब पर्टिकुलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे ह्यूमंस में किस तरह से होता है। तो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमंस। दीज आर There are two systems of coordination of activities in humans. These are first है nervous system and second है endocrine system और hormonal system. तो coordination, अलग अलग एक्टिविटीज़ का coordination किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ का coordination किस तरीके से होना चाहिए, वो दो चीज़ें मतलब दो सिस्टम हैं जो बॉडी में मेंटेन करते हैं उस चीज़ को, जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपको कब क्या करना है, मतलब अगर वो सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बॉलर हैं, आपको बॉल फेंकनी है, तो पहले आप दौड़ते हुए आओगे, फिर हाथ घुमाओगे, फिर बॉल फेंकोगे। अब मान लीजिए यही कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो गई, आपने बॉल पहले फेंक दी और भागना बाद में शुरू कर दिया, ठीक है, तो बैट्समैन भी सोचेगा ये चल क्या रहा है, इसने बॉल फेंक दी और कहीं भी फेंक दी, कहीं भी फेंक दी, ठीक है। पता चला पीछे फील्डर खड़ा था, फील्डर को ही देकर मार दी बॉल, फील्डर कहेगा भाई क्या है, मैं बॉलिंग करा रहा हूँ, बॉलर हूँ, कहीं भी बॉल फेंकूंगा, ठीक है। तो वो जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक। तो आप अगर लखमीर सिंह है ना, आप लखमीर सिंह पढ़ोगे, उसमें बहुत फनी एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो उसमें बता रखा है कि मसल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए। खैर 18 पर आइए, पेज नंबर 18 पर। इन ह्यूमन बींग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल आवर एक्टिविटीज सच एज फिजिकल एक्शंस, आवर थिंकिंग प्रोसेसेस एंड आवर इमोशनल बिहेवियर, ठीक है ना। तो nervous system and endocrine system work together to control and coordinate all our activities such as our physical actions, our thinking processes and our emotional behavior, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि वो हमारे फिजिकल, मतलब हमारे जो फिजिकल एक्शंस हैं उनमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है जो कोऑर्डिनेट करी जाती हैं, जो दिमाग कोऑर्डिनेट करता है, वो हमारे फिजिकल एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगा, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करेगा और हमारे इमोशनल बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। इमोशनल बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया, बड़ा ख़राब आया रिजल्ट, और आपने हंसना शुरू कर दिया, पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको हंसी आ रही है, तो मतलब वो तो कुछ गलत तरफ ले जाएगा ना पूरे माहौल को। हाँ, खतरे की बात है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि इंसान के दिमाग की बात करेंगे। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उसको ना कोऑर्डिनेट करता है, कौन सी एक्टिविटी किस तरह से होनी है, कैसे नहीं होनी है, उसका कोऑर्डिनेशन। सेकंड है, द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के बाकी के सारे सिस्टम्स को टुगेदर ढंग से काम करने में भी हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसको हम बोलते हैं सेल। तो ऐसे ही हम ये कहते हैं जो दिमाग है ना, दिमाग के सेल्स अलग तरीके के होते हैं, तो वो जो दिमाग के सेल है उसी सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो दिमाग है, जो नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, वो जिन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है उनको क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन। क्या हो गया, फोटो उसको पूछ रहा हूँ, क्या हो गया। अच्छा, द यूनिट्स विच मेकअप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो जो यूनिट है जिनसे मिलकर, वो जो सबसे छोटी यूनिट है उसी को हम न्यूरॉन बोल देते हैं। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। We can now say that nervous system is made up of special cells called neurons. Neuron is the largest cell in the body which looks like an electric wire. तो न्यूरॉन जो है वो बहुत मतलब लार्जेस्ट सेल है बॉडी में, जो भी जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो सेल है वो न्यूरॉन होता है और देखने में इलेक्ट्रिक वायर के जैसा लगता है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो देख लीजिए कैसा होगा।
ये तो न्यूक्लियस हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम सेल बॉडी। ये होगी सेल बॉडी। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसी भी सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये जो डॉट डॉट, ये जो पूरा फिल्ड अप होता है सारा मटेरियल, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। और ये जो सबसे लंबी जो ट्यूब जा रही है इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन। और जो कवर होता है इसको इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और ये लास्ट में है नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स। और इधर जो ये आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर देखिए, अ न्यूरॉन और नर्व सेल हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक न्यूरॉन है या नर्व सेल है, उसके ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला है सेल बॉडी, सेकंड है डेंड्राइट्स और थर्ड है एक्सॉन। A number of long and thin fibers are stretching out from the cell body of a neuron. They are called nerve fibers. तो लॉन्ग, लंबे और पतले फाइबर्स निकल रहे होते हैं किसी भी सेल बॉडी से। न्यूरॉन की, जैसे ये पूरी की पूरी सेल बॉडी है, इसमें से ये लंबे लंबे और पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फाइबर्स निकल रहे होते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये जो छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक सबसे लंबा फाइबर जो निकल रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। तो जो सबसे लंबा फाइबर होता है सेल बॉडी का उसको हम एक्सॉन बोल देते हैं। द एक्सॉन हैज एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ और कवर। तो एक्सॉन जो है उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर होता है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन
इज मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। माइलिन जो है वो फैट और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड and transferred from one neuron to another in the nervous system। मैसेज किस तरीके से किसी भी नर्वस सिस्टम में मैसेज ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ट्रांसमिट मतलब मैसेज क्रिएट हो गया, ठीक है, मैसेज क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने मैसेज जो है वो टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद अब आपको उसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए आप सेंड वाला बटन दबाएंगे तभी तो वो ट्रांसफर होगा। तो मैसेजेस कैसे तो ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि कैसे तो बनते हैं और कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूँ मैं, फिर करवाता हूँ आगे।
चलिए जी आगे देखते हैं कि हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो इसमें देखिएगा क्या है, हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसमिट कैसे होते हैं और ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये देखना है। द मैसेजेस विच द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी। उसके बाद है द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पिकअप करते हैं, रिसीव करते हैं। पिकअप द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन में किसी गर्म प्लेट को छू लिया तो हमारा जो स्किन है वो रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर से मैसेज जो है वो सबसे पहले पिकअप कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं, दे पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन। वो उन मैसेजेस को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन तक पहुंचाते हैं। द एक्सॉन पासेस द इम्पल्स और मैसेज टू अनदर न्यूरॉन। तो जो ये एक्सॉन है वो इसी को, जो मैसेज है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में था उसको ना दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ये पूरा का पूरा एक न्यूरॉन है। तो सबसे पहले डेंड्राइट ने रिसेप्टर से मैसेज पिक करा, मैसेज पिक करने के बाद उसको सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी से उसको एक्सॉन को भेजा, एक्सॉन ने उसको दूसरे न्यूरॉन को भेज दिया, क्योंकि एक न्यूरॉन नहीं होता, हजारों न्यूरॉन जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। न्यूरॉन बहुत छोटा सा एक सेल होता है। हाँ, बाकी बॉडी के सेल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो वो जो अगले न्यूरॉन को भेजता है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्ट होता है तो वो कनेक्ट होता है एक जंक्शन के थ्रू। बीच का जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, द एक्सॉन पासेस द इम्पल्स और मैसेज टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन और गैप कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। तो वो एक जंक्शन होता है या एक गैप होता है, उसके थ्रू मैसेजेस को ट्रांसफर करा जाता है, वो कहलाता है सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या है, any two neurons in the nervous system do not join to one another completely। नर्वस सिस्टम में कोई भी दो न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं होते, सीधा सीधा ज्वाइन नहीं हो जाते। वो क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर दे ज्वाइन, विच इज कॉल्ड सिनेप्स। तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो दो न्यूरॉन्स जब ज्वाइन करते हैं, जब जुड़ते हैं, तो उनके बीच में हमेशा एक स्मॉल गैप होता है, उस स्मॉल गैप को ही हम सिनेप्स बोल देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 20 पर। The nerve impulses are carried over this small gap between a pair of neurons by means of a chemical substance called neurotransmitter substance, ठीक है। तो द नर्व इम्पल्सेस आर कैरिड ओवर दिस स्मॉल गैप। तो जो नर्व इम्पल्सेस आई थी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई थी, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है और दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच जाती है। तो वो कैसे है देखिएगा, डायग्राम बना रहा हूँ इसका सिनेप्स का मैं।
ये बीच का जो पोर्शन है इसको सिनेप्स बोलते हैं। गैप बिटवीन टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, गैप बिटवीन टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। इधर लिखेंगे डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड। यहां लिखेंगे आप केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड। ठीक है, तो देखिएगा होता क्या है इसमें, ये ऐसा है कि जैसे यहाँ पर हमने कहा ये एक्सॉन है सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी न्यूरॉन मतलब ये वाला न्यूरॉन है जिसने जो सबसे पहले जिसने सेंस करा कि कोई प्लेट जो है वो गर्म थी, तो उसको सेंस करा, तो सेंस करके उसने ये सिग्नल जनरेट करा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर। तो रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पहले डेंड्राइट्स ने उसको कैच करा, डेंड्राइट से वो सेल बॉडी में पहुंची, सेल बॉडी से एक्सॉन में ट्रांसफर हुई। अब एक्सॉन का एंड पॉइंट है ये, क्या है ये, एंड ऑफ एक्सॉन, एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो जो जिस न्यूरॉन ने सेंस करा था ना प्रॉब्लम को, तो उसका एंड पॉइंट है ये। उस एंड पॉइंट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आई हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के फॉर्म में, ये जो हमने सर्कल सर्कल सा दिखाया है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फिर क्या होता है, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जो है आगे जाकर ऐसे टूट जाते हैं, और टूट कर फिर डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, तो डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन पर ये जंप करते हैं फ्रॉम अ गैप। इस गैप को ही हम बोलते हैं सिनेप्स। तो यहाँ पर सिनेप्स में ये टूटते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, यानी कि मैसेज जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की फॉर्म में आ गया, और फिर ये दूसरे जब नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाता है तो वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही प्रोसीजर चलता है, फिर यही प्रोसीजर चलता है अनटिल एंड अनलेस वो ब्रेन तक ना पहुंच जाए। ठीक है ना, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, और ये जो प्रोसीजर है ये माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो ये आपका तरीका है मैसेजेस ट्रांसमिट कैसे होते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। वन वे वॉल्व्स का मतलब क्या है कि सिनेप्सेस जो हैं वो वन वे वॉल्व की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे घर में जो पानी आ रहा है, हमारे घर में जो पानी आ रहा है, तो वो भी वन वे वॉल्व है भाई। ऊपर टैंक रखा हुआ है, बिल्डिंग की छत पर टैंक रखा हुआ है, टैंक से पाइप आ रहा है, तो जो टैंक का पानी है वही तो नीचे आ रहा है ना, हमारे घर में आ रहा है। ठीक, कोई ऐसा तरीका थोड़ी है कि उसी पाइप के थ्रू पानी वापस टैंक में चला जाए, कि टैंक अगर खाली है तो उसी पाइप के थ्रू वो ऊपर जाएगा, नहीं, ऊपर जाने के लिए दूसरे पाइप है। ठीक है, तो वो इतने पतले पाइप नहीं होंगे, नहीं तो उसको तो कई कई दिन लग जाएंगे, टैंक ही नहीं भरेगा, इतना बड़ा टैंक है। तो उसको भरने के लिए बड़ा मोटा पाइप होता है, तो उस मोटे पाइप से वो पानी ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर पतले पतले पाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है सोसाइटी के जितने भी फ्लैट्स हैं सब जगह। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सिनेप्स है ना, सिनेप्स भी वन वे वॉल्व की तरह काम करता है कि मैसेजेस बस इस तरह से जाएंगे, वापस नहीं आ सकते, यहाँ से वापस आने का दूसरा रास्ता होगा। तो देखिए वही है, एक्सप्लेन हाउ सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व। वन वे वॉल्व का मतलब है कि एक ही रास्ता होगा, उसमें दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो क्या है, सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स बिकॉज द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप। तो जो केमिकल सब्सटेंस है वो गैप के सिर्फ एक ही तरफ मौजूद है, वो दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। तो केमिकल सब्सटेंस ही यहाँ से जंप करके अगले न्यूरॉन पर पहुँचेगा, तो इसलिए इसको वन वे वॉल्व बोलते हैं। बिकॉज केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द गैप, ड्यू टू दिस द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस through a particular set of neurons can go across only from one side which contains the chemical substance। तो इस वजह से मैसेजेस सिर्फ वहीं से आगे जा सकते हैं जहां पर केमिकल सब्सटेंस होगा। तो केमिकल सब्सटेंस सिर्फ एक जगह मौजूद होता है, तो जिस जगह मौजूद होता है वहां से अगली जगह पर पहुंचेगा।
तो हम ये कहेंगे इन दिस वे synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction through a particular set of neurons, that is they act like one way valves. तो मैसेज वहीं पर ट्रांसमिट होगा जहां ये न्यूरो सब्सटेंस है। न्यूरो सब्सटेंस सिर्फ एक जगह मौजूद होता है जहां पर मैसेज आया है, जहां से मैसेज आया है, तो वहां से वो ही आगे की तरफ जाएगा, वो पीछे की तरफ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ है ही नहीं। तो ट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ पर है तो यही यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। इन दिस वे दिस सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। तो ये वन वे वॉल्व की तरह ही बिहेव करेगा। समझ गए? क्लियर है? ठीक, चलिए जी पेज नंबर 21 पर देख लीजिए। 21 पर है द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आती हैं, दो चीज़ें आती हैं, बॉडी के दो ऑर्गन्स आते हैं, एक तो ब्रेन, ठीक है, और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तक तो सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्करल नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स के क्या क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या फंक्शन है और ब्रेन का क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, आज इतना ही कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपका इसकी हार्ड कॉपी तैयार मिलेगी आपको। गुड इवनिंग।